जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम प्रचार के दौर में हमने देखा कि कितना यहां पर तीखी बयानबाजी हुई है, इसकी बिग स्टोरी क्या है समझाएंगे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, दोनों राज्यों में जिस तल्खी के साथ चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, अंतिम दिन हमने देखा कि आते आते वो कटुता पर पहुंच गए। बटे तो कटिंग से शुरुआत हुई, जहरीले सांप तक पहुंच गई है। इसके पीछे की आप बिग पिक्चर क्या देख रहे हैं? बिल्कुल ठीक। आज जो दोनों बड़े राज्य हैं झारखंड और महाराष्ट्र, उसमें चुनाव प्रचार खत्म हो गया। उधर यूपी में भी 9 सीटों पर उपचुनाव है, वहाँ भी प्रचार खत्म हो गया। मतलब कि आज जो भी राजनीतिक पार्टियों को कहना था या नेताओं को जो कहना था वो कह चुके, जो वादे और दावे उन्हें करने थे वो कर चुके। मुद्दों की बात की या मुद्दों से भटकाया, ये जो भी होना था अब ये हो चुका है। अब जनता के पास पूरा एक दिन है शांति से ये सोचने के लिए कि आने वाले 5 सालों में किसको चुनें, किसकी सरकार बनाएं जो उनके भले के लिए काम करे, उनके विकास के लिए काम करे। और 20 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, 23 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, तब हमें पता भी लग जाए कि आखिर इस एक दिन में जनता ने क्या सोचा और किसके बारे में सोचा। और हालांकि आजकल चुनावों के बारे में कोई भी अनुमान लगाना खतरे से खाली नहीं है, जिस तरीके के नतीजे जनता देती है, लेकिन हम एक एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। तो तीनों जगहों के लिए, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के लिए मैं बताता हूं कि क्या एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, महाराष्ट्र में जब चुनाव शुरू हुए तो बात ये थी कि 2 गठबंधन थे, एक बीजेपी वाला महायुति और एक कांग्रेस वाला महाअघाड़ी। और 2 पार्टियां जो पहले 2 होती थी वो 4 हिस्से में बट चुकी थी। शिवसेना के 2 हिस्से हो चुके हैं, एनसीपी के 2 हिस्से हो चुके हैं और दोनों एक एक हिस्से, दोनों अलग अलग गठबंधन में शामिल थे। तो ये मुद्दा था शुरू में हुआ कि आखिर असली पार्टियां कौन सी हैं, शिवसेना असली कौन सी है, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। फिर एक योजना, लाड़की बहन योजना शुरू की बीजेपी ने, जिसमें वो 1500 रुपये देते थे और वो लगभग चुनाव से पहले 7500 रुपये तक दे चुके थे। तो लगा कि शायद वो वोट को कंसोलिडेट करेंगे महिलाओं को, तो उनको इसमें सफलता मिल सकती है। फिर गद्दार गद्दार के नारे आए, लोगों ने शिंदे को गद्दार कहा कि है। तो इस तरीके से पूरा होते हुए बटोगे तो कटोगे तक पहुंचा और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इन नारों पे पहुंचा। और आज आखिरी दिन तक आते आते राहुल गांधी ने बता दिया कि किस तरीके से बीजेपी सेफ रहने की बात कर रही है। तो जो चुनाव का प्रचार जनता के मुद्दों से शुरू हुआ था वो अंत तक आते आते जनता के मुद्दों से भटक गया और कटोगे बटोगे की बात होने लग गई। और एक किसी तरीके से जो अपने वोट बैंक को किस तरीके से पुख्ता किया जाए, उसकी सारी जद्दोजहद शुरू हो गई। ये जो चुनाव था, इस प्रचार में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, जिस तरीके की बयानबाजी की गई, ये काफ़ी नीचे स्तर तक गई। और ये इसलिए हुआ क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार स्टेक बहुत ज़्यादा हैं। सरकार वहाँ पर बीजेपी के वाली महायुति की है, लेकिन लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें कांग्रेस को और जो दूसरा गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उसको फायदा हुआ था। लेकिन फायदा कांग्रेस को हरियाणा में भी हुआ था, लेकिन वहां पे बीजेपी जीत गई विधानसभा चुनावों में। तो जब वहां जीती तो बीजेपी को लगा कि महाराष्ट्र भी वो जीत सकती है, इतनी बुरी स्थिति नहीं है। तो इस तरीके से जो चुनाव हुआ उसमें काफ़ी लोगों के बीच में कटुता रही। जिस तरीके के भाषण आए, खड़गे ने जहरीला सांप बोला, मतलब हर तरीके के शब्दों को महाराष्ट्र में यूज़ किया गया। जिस तरीके का, हालांकि महाराष्ट्र में खुद रहा हूँ, वहाँ के चुनाव प्रचार को मैंने देखा है, लेकिन जिस तरीके का स्तर इस बार चुनावों में था पहले नहीं देखा गया। वहीं झारखंड में सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, जो कि आदिवासियों को अपना वोट बैंक मानती है और आदिवासियों की सरकार मानी जाती है। वहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती थी कि आदिवासियों को किस तरीके से अपने साथ लाएं, अपने पास लाएं। तो माटी बेटी रोटी की वहाँ पे नारा लाया गया और बीजेपी ने ये लोगों को डराना शुरू किया कि अगर आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनाई रही या इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही तो जो घुसपैठिए हैं वो आपके घरों में घुस जाएंगे। वहीं जो सरकार में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने कहा कि देखिए ये अलगाववाद की बात करते हैं, ये लोग आपकी मिट्टी यहाँ पर लूटने के लिए आए हैं। तो इस तरीके की लड़ाई वहाँ पर भी चली।
और वहाँ पे भी ये पाया गया कि जो भाषण था, जो जिस तरीके की बयानबाजी हुई, वो काफ़ी निम्न स्तर की थी। लेकिन वहाँ पर लड़ाई यही है कि आदिवासियों का वोट किसे मिले, जो आदिवासियों का समर्थन ले जाएगा उसको वहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो है उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, उसने ज़्यादा सीटें जीती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें भी 5 सीटें अभी भी समाजवादी पार्टी के पास हैं। और तीसरी चीज़, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में चुनाव से पहले हमने देखा कि बीजेपी की जो अंदरूनी तकरार थी, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के कद को कम करने की कोशिश की गई, तो योगी आदित्यनाथ को ये मौका है दिखाने के लिए कि अभी भी वो एक दमदार नेता हैं, दमदार मुख्यमंत्री हैं। अगर वो ये सीट जीत लाते हैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी से ज़्यादा, तो एक बार फिर से उनका इकबाल बुलंद हो सकता है। तो ये चुनाव इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब जब रिजल्ट आएंगे तो पता लगेगा कि आखिर इस समय जनता का मूड क्या है, किस तरफ जनता सोच रही है, क्या विकास और अपने भलाई के मुद्दे पर वो ध्यान देती है, या फिर जो मुद्दे पार्टियां जनता को भटकाने के लिए बोलती हैं या लाती हैं उनको लेकर वो प्रभावित होती है। ये सारी बातें हमें 23 तारीख को पता लग जाएंगी। बिल्कुल रवि जी, सभी को इंतजार है 23 तारीख को कि अब जनता क्या मैंडेट देती है और वाकई उनके ऊपर किसका असर होता है, मुद्दा विहीन यहां पर जिस प्रकार से प्रचार हुआ है या फिर तीखे बयानों का। बहुत बहुत शुक्रिया बिग स्टोरी हमें समझाने के लिए।